दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हमारा एक वीडियो आप लोग के पास पहुंचा होगा जिसमें हमने बताया था कि हम आधुनिक भारत आपको कैसे पढ़ाएंगे। और आज हम जो बताने वाले हैं वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पेपर इतिहास में किस तरीके से हमारा जो अप्रोच होगा पढ़ाने का, उसको हम कैसे पढ़ाएंगे और वैकल्पिक विषय के चुनाव करने के पीछे कौन कौन से आधार होते हैं, उसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये समझा भी दूं कि आज कोई भी विषय हम यूपीएससी में रखें या यूपीवीएससी में रखें, विषय ऐसा होना चाहिए जो आपको पहले तो इंटरेस्ट उसमें हो, और दूसरी चीज वो विषय जो है आपको आगे चल के लाभ प्रदान कर पाए, आपको बेहतर स्थिति में ले आए। आइए बात करते हैं कि वैकल्पिक विषय अगर आप इतिहास रखते हैं, वैकल्पिक विषय इतिहास अगर आप रखते हो तो कैसे अध्ययन करना चाहिए, कैसे अध्ययन करें, कैसे अध्ययन करें, पहला प्रश्न तो यही है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि इतिहास विषय को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस विषय में तथ्य बहुत हैं, कोई कहता है बहुत बड़ा है, कोई कहता है ये जो रुचिकर नहीं है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छे नंबर नहीं मिलते, तमाम बातें लोग करते हैं, अच्छे नंबर नहीं मिलते। देखिए, मैं आपको बताऊं कि विषय को किस तरीके से देखना चाहिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होते हैं मानविकी विषयों में, उसमें इतिहास विषय जो है कमोबेश हमेशा ऊपर की रैंकिंग पे रहता है। आप इसके लिए जो भी डाटा है उसको भी देख सकते हो। दूसरी चीज इस विषय के साथ ये है कि विषय जो इतिहास है, कई विषयों के साथ आप देखोगे कि उसके अध्ययन के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ता है कि सिद्धांत कैसे क्या रहा है। जैसे आप ज्योग्राफी ले लो तो उसमें सिद्धांत है, फिलॉसफी ले लो तो उसमें भी सिद्धांत है, या आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया तो उसमें भी सिद्धांत है, सोशियोलॉजी भी लोगे तो उसमें भी एक पेपर आपको थ्योरी का है, पबैड लोगे तो उसमें भी है। लेकिन हिस्ट्री के साथ इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि सिद्धांत कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, पहली चीज तो यही अपने आप में अच्छी है कि सिद्धांतों को पढ़ने पे क्या होता है कि आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ अपने से नहीं बता सकते हो, सिद्धांत जो है उसको बताना पड़ेगा। ज्योग्राफी में जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है तो वो बताना ही पड़ेगा। लेकिन इतिहास विषय, लोग कहते हैं कि जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लोग हैं या जो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के लोग हैं वो इतिहास में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, या आर्ट्स के ही लोग इतिहास को अच्छा कर पाते हैं। मेरा अपना खुद का मानना है कि इतिहास विषय में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप जो है आप इसमें आपको समस्या हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखो, पहली चीज तो ये है कि विषय जब भी देखो तो उसके आधार को देखो कि आधार क्या बनेगा। अगर आप इतिहास विषय लेते हो तो आधार क्या क्या मजबूत होगा। आप एग्जाम में जानते हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, या आप यूपीपीएससी दे रहे हो, या आप बीपीएससी दे रहे हो, हर एग्जाम में आप देखते हो पहली चीज कि इतिहास विषय की भूमिका कैसे। जीएस फर्स्ट पेपर में आप देखते हो भूमिका है ही, प्री के पेपर में भूमिका है। इसके अलावा जो आप जिस प्रशासनिक व्यवस्था में जा रहे हो, उस प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी इतिहास है, माध्यम है इतिहास। तो अगर माध्यम है तो क्यों न इस विषय को देखें, हम समझें। तो मैंने एक चीज बताया कि बहुत सारे जितने भी विषय सब में सिद्धांतों की बात है, इतिहास व्यवहार की बात करता है।
व्यवहार क्या है मानव का, कि कैसे उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया। जैसे समझो कि अगर ये पृथ्वी है और अगर ये पृथ्वी जब धीरे धीरे पृथ्वी पर मानव, आप जानते पहले ये आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी होती गई, मानव इस पे फिर आप देखेंगे कि जो केकड़े हैं, अन्य जलीय जीव है, उनका विकास होता गया, ये सारी चीजें होती गई। फिर आदि मानव, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि आदि मानव ने अपना विकास किया, इसमें कई प्रक्रियाएं चली, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल, ये अलग अलग काल हैं और इस समय मानव ने कुछ अलग अलग चीजें सीखी। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे मानव अपना विकास कर रहा, विकास इतिहास में बेसिकली आप देखते हो विकास क्रम, और इस विकास में कौन सी चीजें लगातार जो निरंतर चल रही हैं और कहां परिवर्तन होगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि जैसे आप विकास क्रम को समझना शुरू करोगे, जब आप विकास क्रम को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो विषय है इतिहास, ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा यहाँ पे तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन को महत्व दिया जाता है कि एक काल दूसरे काल से क्या यहाँ पे अलगाव था, यहाँ क्या परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ क्या परिवर्तन हुआ। आप जानते हो कि पूरा पाषाण काल में मानव जो है बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। मध्यकाल में आप देखोगे कि माइक्रोलिथ, छोटे उपकरणों का प्रयोग, नव पाषाण काल तक आते आते आप देखोगे कि जो कृषि है उसका विकास होने लगा, पहिए का आविष्कार हो गया, बहुत सारी चीजें कि धीरे धीरे मानव एक व्यवस्थित जीवन की तरफ आगे बढ़ा। तो ये क्या है, एक प्रकार की निरंतरता है, और उसी निरंतरता को समझने का विषय कौन सा विषय है, इतिहास। इतिहास विषय में आप जो निरंतरता की बात है उसको समझते हो कि निरंतरता किस प्रकार होती है, कैसे हमको चीजों को समझना है, और उसी अध्ययन को आप करते हो। देखो इस विषय की बात क्या है, सिलेबस जो है इसका वो क्षैतिज चलता है। क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज का मतलब इस प्रकार ऐसे चलता है, लंबवत का मतलब ऐसे। अधिकतर विषय आपके लंबवत अध्ययन को देखते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। क्षैतिज कहते हैं वर्टिकल, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल। तो इतिहास विषय अपने आप में क्षैतिज है। कैसे क्षैतिज है, इस विषय में होता क्या है कि जैसे आपने सिंधु घाटी लिया, तो सिंधु घाटी में क्या क्या चीजें होंगी। देखो हर चीज में, हर काल को समझने से पहले वहां पे कुछ विशेषता है। समाज कैसा है, ठीक है, संस्कृति कैसी है, वहां पे कल्चर किस प्रकार का है, धर्म कैसा है, राजनीति कैसी है, ठीक है, राजनीति, धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो वैदिक काल में क्या है, वैदिक काल में भी वही चीज समझो। समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, संस्कृति कैसी है, ठीक है। और संस्कृति के अलावा आप क्या देखोगे, धर्म कैसा है। ये कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आप हर काल में अध्ययन कर रहे हो कुछ मूल चीजों का। समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है। यहां आप देख रहे हो कि यहां पे
यहां पे आपने देखा कि यहां पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं है, यहां पे एक नगरीय अर्थव्यवस्था आपको दिखाई देगी। नगरीय अर्थव्यवस्था, नगरीय अर्थव्यवस्था यहां आपको दिखाई देगी। और यहां आप आके देखोगे तो यहां आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिखाई देगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसी प्रकार से अब आप देखोगे कि वैदिक काल के बाद क्या है। वैदिक काल में भी दो काल है, एक तो पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूरे वैदिक काल को देखोगे तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय आपको दिखाई देगा। ठीक है। यहां पे इसको अगर बांटोगे तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो पूर्व वैदिक होता है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है आप उसको उत्तर वैदिक काल मानते हैं। ये क्या मैं बता रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये केवल आपको तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं कि कहां क्या हो रहा। एक विकास यात्रा है इतिहास में, और एक बार अगर आपने तैयार कर लिया तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इतिहास विषय जो है रटने का विषय है ही नहीं, इतिहास विषय जो है समझ का है। आप देखोगे कि वैदिक काल के बाद जब महाजनपद का काल आता है, महाजनपद, महाजनपद काल आता है, तो महाजनपद काल में आप देखोगे धीरे धीरे पहले जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद, उसके बाद महाजनपद। यहीं पे 16 महाजनपदों की चर्चा, ये क्या चल रहा है। यहां आपको एक पूरी व्यवस्था आपको दिखाई दी कि नगरी यहां पे अर्थव्यवस्था है, लेकिन आप इसके बाद देखते हो कि नगरीय अर्थव्यवस्था अचानक जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके पीछे बहुत डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं आर्य आए, आर्यों ने आक्रमण किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अवसान हो गया, और उसके बाद वैदिक काल के रूप में एक नई जो परंपरा आर्यों की चली, और इसी परंपरा में एक ग्रामीण जीवन आपको पूर्व वैदिक काल में अभी आप देखेंगे कि अभी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। अगर थोड़ा सा समाज पे बताऊं तो समाज कैसा है वैदिक काल का, जो पूर्व वैदिक काल है उस समय का समाज देखो तो एक व्यक्ति कहता है, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, कहता है कि मैं कवि हूं, मेरी माँ आटा की चक्की चलाती है और मेरे पिता जो है वो अलग व्यवसाय करते हैं। मतलब एक ही परिवार में अलग अलग वर्ग, एक ही परिवार में अलग अलग काम करने वाले लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या था, समाज में अभी पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित नहीं है, जन्म पर आधारित नहीं है, ये कर्म पर आधारित है। किस पे आधारित है, कर्म पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। तो आप देखोगे कि पहले जब आर्य आए तो उन्होंने समाज में जो विभाजन किया वो कर्मों के आधार पे, लेकिन धीरे धीरे समाज में विभाजन होने लगा उत्तर वैदिक काल तक आते आते कि जन्म के आधार पे एक श्रेष्ठता की बात सामने आई। पहले राजा का पद क्या था, कबीले के मुखिया का पद था। लोगों के लिए कंपल्सन नहीं था कि देना अनिवार्य है टैक्स, लोग स्वेच्छा से बलि भोग देते थे राजा को। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजन्य का जो पद है वो सम्मानजनक होने लगा, और एक प्रकार से आनुवांशिक स्थिति में राजा कि अपने ही परिवार के लोगों में जो मुखिया है वो राजा का पद ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में ये दिखाई देता है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि 1000 के बाद, 1000 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के 1000 साल पहले लोहे के आविष्कार ने, ये जो लोहे का आविष्कार जो होता है, लोहे का आविष्कार जब होता है तो आप देखोगे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो यहां पे कांस्य युगीन सभ्यता दिखाई देगी आपको।
कांस्य युगीन। इसके पहले देखोगे तो ताम्र पाषाणिक, कांस्य से पहले ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं दिखाई देंगी आपको। यहां पे संस्कृतियां, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, ठीक है। इसमें क्या है, कायथा, आहाड़, जोरवे, ठीक है, मालवा, तमाम संस्कृतियां जो ताम्र पाषाणिक, जहां पे तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के औजार। और फिर आप देखोगे कांसा, तो सिंधु घाटी में कांसे का प्रयोग, फिर वैदिक काल में किसका, धातु के रूप में लोहे का प्रयोग। और इसी लोहे ने ही आगे चलकर जो है महाजनपदों के विकास में भूमिका निर्वाह की। तो ये बात मैं बता रहा था, यहीं पे समाज की जो हमारी चर्चा शुरू हुई थी उस पर थोड़ी बात और कर लें कि समाज पे आप देखोगे कि वर्ण व्यवस्था जो है पूर्व वैदिक काल में जन्म पर आधारित यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित होने लगी। और इसके बाद धीरे धीरे समाज में जो राजा का पद पूर्व वैदिक काल में कैसा था, आनुवंशिक नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा अपने पद में आनुवंशिक होने लगा। राजा का पद जो है आनुवंशिक होता चला गया। तो ये चीज यहां पे समझना पड़ेगा कि कैसे विकास हो रहा। तो यहां से जनपद, जनपद से महाजनपद, और इन महाजनपदों के विकास में आप देखोगे कि स्थितियां क्या बनी। कई जो जनपद बने, पहले कई जनपद बने, काशी, कौशल, अंग, मगध, ना, काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, बहुत सारे। इन जनपदों के बीच में संघर्ष हुआ और उसमें एक महाजनपद निकल के आया, मगध। और भारत की राजनीति मगध के आसपास घूमने लगी। और ये जो मगध है, यही मगध को आप देखोगे कि यहां पर एक वंश आया, बहुत सारे वंश यहां पे आए, हर्यक वंश आया। फिर आप देखोगे कि यहां पर इसी वंश में आपको दिखाई देगा नंद वंश भी आए यहां पे, और नंद वंशों को ही हटाकर मौर्य वंश यहीं पे आया आगे चल के, ठीक है। मौर्य वंश, मौर्य वंश में आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने, कौटिल्य का नाम सुना होगा, विष्णुगुप्त जिसको कहते हैं। अब यहां पे आप देखो कि यहां पे भी आपने समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, धर्म, अब यहां पे भी आप देखोगे कि यहां पर क्या स्थितियां बदली। प्रारंभिक चरण में कोई राज्य की संकल्पना नहीं दिखाई देती है वैदिक काल में, लेकिन धीरे धीरे राज्यों का निर्माण हुआ, कई राज्य बने, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है, देखो अर्थव्यवस्था के लिए बता दूं मैं कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है। अर्थव्यवस्था का जब भी विकास होगा तो एक चीज समझ लेना कि अधिशेष वहां होगा ही। बिना अधिशेष के, अधिशेष क्या होता है, कृषि उपज का अतिरिक्त हिस्सा, कृषि उपज का अतिरिक्त हिस्सा जो गांव से नगरीय केंद्रों के ऊपर या नगरीय केंद्रों की तरफ आता है। मतलब गांव से नगरीय केंद्रों की तरफ जब आता है, और यही अधिशेष आगे चल के व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देता है। इसमें जब अधिशेष आता है तो धीरे धीरे आप देखोगे कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था की भी बात आती है कि मौद्रिक एक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मौद्रिक अर्थव्यवस्था।
लेकिन प्रारंभिक चरण में आपको दिखाई देगा कि कोई मौद्रिक अर्थव्यवस्था नहीं दिखाई देती है। क्या रहता है यहाँ पे? वस्तु विनिमय, एक वस्तु दो, उसके बदले में दूसरी वस्तु लो। तो ये है मामला। तो कुल मिला के आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। कुछ लोग इतना तथ्य बताने पे प्रयास रहते हैं इतिहास में कि पूरा तथ्य बता दिया जाए, बच्चे डेट लिख लें और एक प्रकार से सब चीज बच्चे जान जाएं तो वो हो जाएगा। और इससे क्या होता है? इससे एक प्रकार से अनाकर्षण शुरू हो जाता है उस विषय के प्रति। इतिहास विषय एक समझ का विषय, एक अंडरस्टैंडिंग का विषय है। इस विषय में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हर काल में कुछ परिवर्तन है तो कुछ कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी किस लेवल पे आपको दिखाई देगी? समाज देखो, संस्कृति देखो, अर्थव्यवस्था के प्रारूप को देखो, धर्म को देखो। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को उठा लो। सिंधु घाटी सभ्यता में जो महिलाएं थी सिंदूर का प्रयोग करती थी, लिपस्टिक का यूज करती थी, भगवान शिव की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। आज कंटिन्यूटी दिखती है कि नहीं दिखती? बताओ। बिल्कुल दिख रही है। उसी प्रकार से वैदिक काल में आप देखो, वेदों की बात, वेदों के जो विषय हैं, चाहे आप ऋग्वेद को उठा लो, आप वहां यजुर्वेद को उठा लो, अथर्ववेद को उठा लो, ठीक है, या सामवेद को उठा लो, तो जो भी चीजें आपको दिखेंगी एक प्रकार से उसमें कुछ न कुछ विषय दिए गए हैं। तो यहां हमें समझना क्या है कि इतिहास विषय को किस तरह से हम देख रहे हैं और हमारा क्या नजरिया होना चाहिए। यहां पे मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको सभी पहलुओं के साथ जोड़ूं। देखो यहां जैसे मौर्य वंश पे आ गए, यहां से हमने बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बातें बताने के लिए हमें आधार खींचना पड़ा। हम मौर्य वंश पे आ गए। अब मौर्य वंश पे जब आते हो तो तुम देखते हो कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय से एक केंद्रीय प्रवृत्ति दिखाई देती है शासन की, कि वहां केंद्र जो है, केंद्र मजबूत होगा। केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है? कि राज्य जो है सेंट्रलाइज होगा पूरी तरह से, राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है आपको मौर्य काल में। और देखोगे कि मौर्य काल में जो समाज है, जो वहां की अर्थव्यवस्था है, जो वहां की संस्कृति है, जो वहां का धर्म है, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा। क्योंकि अगर आप इन पहलुओं को नहीं समझते हो तो आप सही तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाओगे। तो यहां समझना यही पड़ेगा कि सभी जो ऋग वैदिक काल से जो परंपरा शुरू हुई पूर्व वैदिक से, वो परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से मगध उसमें सुपरसीड करता है, और मगध को आगे चल के नंद वंश को सुपरसीड करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से करता है। अब ये सारा जब घटनाक्रम आपने समझ लिया तो फिर समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति को देख रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति आता है अशोक। देखो अशोक की तुलना आज भी बहुत होती है कि अशोक महान था। क्यों महान था? कि उसने बहुत युद्ध लड़े थे इसलिए महान था? नहीं, अशोक की जो नीति थी, जो समन्वयकारी व्यवस्था अशोक अपने समय में सोचता है। एक युद्ध करता है अशोक 269 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध। आप देखोगे कि उस युद्ध के बाद जो है अशोक की मन स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। और अशोक की मन स्थिति जब बदल जाती है तो अशोक कहता है कि अब मैं बुद्धम शरणम गच्छामि वाला भाव आ जाता है। और अशोक ने फिर अपने राज्य में जो है एक प्रकार से एक ऐसा माहौल बनाया कि सभी लोगों का कल्याण हो। आप अशोक के स्टेटमेंट सुनोगे तो आपको लगेगा कि आज के प्रशासक को, आज के अधिकारी को किस प्रकार रहना चाहिए, आज के राजा को, आज के प्रधानमंत्री को, आज के मुख्यमंत्री को किस तरह का रहना चाहिए। तो अगर आप अशोक को देखोगे तो कहता है अशोक कि अगर मैं किसी भी कार्य में व्यस्त हूं तो आप मुझे बिना डरे हुए आप मुझे आके तुरंत अवगत कराइए कि राज्य की समस्या क्या है।
अशोक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे धर्म की निंदा करता है तो ये अपने आप में बहुत गलत चीज है और सभी धर्मों को लेकर चलने की बात करता है। धार्मिक आडंबरों के स्थान पर वह लोगों के बीच में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करता है जो समाज को आगे ले जा पाए। पशुओं की हत्या, हर प्रकार की व्यवस्था, मानव के कल्याण की संकल्पना अशोक यहाँ दिखाई देती है। वो कहता है कि जीवन हमें ऐसा जीना चाहिए जिससे लोगों के कल्याण की स्थितियां बने और लगातार ऐसे अधिकारियों का समूह बनाया कि जो जाके राज्य की समस्याओं को देखें। तो जब आप इतिहास विषय को पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको एक बात समझ में आती है कि हम किस तरीके से अध्ययन करें, अध्ययन का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। अगर अध्ययन का तरीका सही है तो दोस्तों आप निश्चिंत मानिए, एक चीज तो बिल्कुल निश्चित है कि आपका जो चयन है वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको मैंने ये मौर्य वंश की बात बताई। मैं एक टॉपिक आपको और बताता हूं, फिर आज की बात यहाँ थोड़ा समाप्त करेंगे। एक बात मैं और बता रहा हूं आपको कि विजयनगर साम्राज्य का आपने नाम सुना होगा। विजयनगर, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। काकतीय वंश के सामंत थे और होयसलों के राज दरबार से भी जुड़े हुए थे। देखो विजयनगर में थोड़ा सा बता दूं, विजयनगर, कुछ लोग अब का जो समय है इतिहास पढ़ने का, अब राजनीतिक इतिहास बहुत कम पूछा जाता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। अब इतिहास में आप देखोगे समाज पर, संस्कृति पर, कला और स्थापत्य पर, साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, बेसिकली इस पे और अर्थव्यवस्था पर। क्या प्रभाव पड़ा? अब देखो, आप जानते हो कि संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की। ये सारी फैक्चुअल बातें, सब कुछ पता है आपको, हरिहर बुक्का के द्वारा की गई। फिर उसमें देखोगे कि देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर उसमें अलग अलग चल के तुलु वंश में कृष्णदेवराय आते हैं, जिन्होंने पूरा जो विजयनगर साम्राज्य उसको एक बहुत बेहतरीन स्थिति में पहुंचा दिया। कृष्णदेवराय के समय में जो तेलुगु भाषा है, तमिल भाषा है, आप देखोगे कि कृष्णदेवराय स्वयं बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक लिखा, संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणम नामक पुस्तक लिखा, और कहा जाता है कि उन्होंने तेलुगु भाषा को इतनी अच्छी अवस्था में पहुंचा दिया कि उनको अभिनव भोज या आंध्र भोज भी कहा जाता है। ये तो तथ्यात्मक जानकारी है, सब आप पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। हमारा यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूं कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं, मैं जो अपनी क्लासेस लेता हूं उसमें मैं किस तरह से लेता हूं। अगर आप विजयनगर को करना चाहते हो तो सबसे पहले देखेंगे विजयनगर का प्रशासन, कि विजयनगर का प्रशासन कैसा था। प्रशासन में सबसे पहले देखें राजा की स्थिति। राजा की स्थिति कैसी है? राजा की स्थिति कैसी है? अब जानते हो राजा की स्थिति चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल में, आप देखो राजा की स्थिति कैसी है? सर्वोच्च है राजा। तो यहां पे कैसी व्यवस्था होगी? राजतंत्रात्मक। आसान सी बात है, राजतंत्रात्मक होगी। सभी शक्तियां किसमें केंद्रित होंगी? राजा में। ठीक है, सभी शक्तियां राजा में केंद्रित होगी। राजा न्याय का, प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। अब दूसरी चीज, राजा को सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। होगी कि नहीं होगी? किसी भी राजा को मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद जो है वो सलाह देगी, उसकी सलाह पर
राज्य चलेगा। राज्य जो है अलग अलग हिस्सों में बटा होगा, अलग अलग हिस्से तो बटे होंगे। प्रांत का प्रशासन अलग तरीके से चलेगा, केंद्र का प्रशासन अलग तरीके से चलेगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले प्रशासन में देखा राजा की स्थिति, मंत्रिपरिषद है तो क्या है, फिर जो प्रांत है वहां क्या स्थिति है। तो एक प्रकार से आपको पूरा सीक्वेंस समझना है। तो प्रशासन देख लिया, यहां पे मंत्रिपरिषद देखा, मंत्रिपरिषद की क्या स्थिति थी विजयनगर में। मंत्रिपरिषद में जो लोग थे वो राजा को जो है सलाह देने का कार्य करते थे। आप जानते हैं राजा को सलाह देने का कार्य किया जाता था और सलाह के आधार पर राजा कार्य करने के लिए बाध्य भी नहीं था। मतलब राजा सर्वोच्च है तो कैसे बाध्य होगा। तो यहां पे इस तरीके से हम कोई भी टॉपिक पूछे, सबसे पहले प्रशासन देख लिया, राजा की स्थिति देख लिया और उसमें प्रांत की व्यवस्था देखा कि प्रांत में कैसे चल रहा है। यहीं पे प्रांत की जब चर्चा हो ही रही है तो आप विजयनगर में देखोगे एक व्यवस्था दिखाई देती है नायंकार। ये सबसे विशिष्ट व्यवस्था है विजयनगर की, नायंकार। नायंकार कौन होते थे, क्या करते थे। देखो नायंकार जो हैं अगर आप इनकी तुलना करोगे तो यूरोप का थोड़ा सा सामंतवाद अगर आपने कहीं पढ़ा हो, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। यूरोप के सामंतवाद में एक व्यक्ति है नाइट्स। नाइट्स ये कौन है, ये एक प्रकार का सैन्य सामंत है या सैन्य अधिकारी है जो यूरोप में जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो है उसको सहायता देता था और राजा को सहायता देता था। मतलब ये दोनों को सहायता देता था, ये इनको भी सहायता दे रहा है और इधर भी सहायता देता था। ये सैन्य सहायता। अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो नायंकार को भी समझोगे। नायंकारों की नियुक्ति जो राजा करता था विजयनगर का प्रांतों के लिए, किसके लिए करता था, प्रांतों के लिए। ये क्या करते थे नायंकार, ये एक प्रकार के सैन्य सामंत थे, सैन्य सामंत थे या सैन्य अधिकारी भी आप कह सकते हो। इनको इसलिए रखा गया था कि ये प्रांतों में जाएं। सैन्य सामंत का आज से आप मतलब ये समझ सकते हो कि आज के जो ब्रिगेडियर, जो कर्नल रैंक के, इस तरह से आप समझ सकते हो सैन्य सामंत। ये क्या करते थे, ये अपने अपने प्रांतों में शांति व्यवस्था, ठीक है, इसके अलावा राजस्व, ठीक है, इसके अलावा राजा को जब आवश्यकता होगी तो राजा को सैन्य सहायता, ये आदि कार्य करते थे। ये जो नायंकार हैं ये विशिष्ट प्रणाली है विजयनगर की। अगर आप इसको चोल से देखोगे तो चोलों के यहां जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं है। नायंकार विजयनगर और चोल में एक बड़ा अंतर लाते हैं। नायंकार व्यवस्था के वजह से दूर तक विजयनगर जो राज्य फैला हुआ था पूरा, उस पूरे साम्राज्य को नियंत्रित और शांति व्यवस्था बनाने रखने में नायंकारों की व्यवस्था जो बहुत बेहतर रही। और इनकी सेवाओं के बदले, ये जो नायंकार हैं, इनकी सेवाओं के बदले एक भूमि दी जाती थी जिसको कहते थे अमरम। ये कर मुक्त भूमि थी, इसीलिए नायंकार को कहीं कहीं अमर नायक भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं कि हम पूरे प्रांतों में किस तरह से वहां व्यवस्था खड़ी की गई और बाद में यही जो नायंकार हैं, यही नायंकार बाद में विजयनगर के प्रशासन के समाप्ति में भी बहुत बड़े कारक बनते हैं। कैसे? देखो, जब विजयनगर में कमजोर शासक आए,
विजयनगर में कमजोर शासकों का समय शुरू हुआ। का समय स्टार्ट हुआ तो इन नायंकारों ने राजस्व देना, ठीक है, मना कर दिया। अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, ठीक है। तीसरा, आप देखोगे कि राजाओं को सहयोग भी कुछ नहीं दे रहे थे और इनके अंदर सामंती लक्षण, सामंती बुराइयां आ चुकी थी। इसलिए विजयनगर राज्य के पतन में भी यह व्यवस्था जिम्मेदार थी। जो व्यवस्था पहले अच्छी थी वो व्यवस्था बाद में इनके पतन के लिए जिम्मेदार हो गई। तो आप देखो, इसकी तुलना भी कर सकते हो, जो यूरोप के सामंतवाद से, जो वहां पे नाइट्स थे, वैसे ही नायंकार थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विजयनगर प्रशासन में मैंने नायंकार बता दिया। एक और बताता हूं, एक और व्यवस्था थी, बहुत प्रसिद्ध है विजयनगर में, जिसको कहते आयंगार। आयंगार, हमने नाम सुना होगा, आयंगार व्यवस्था। ये क्या है? जब आप चोलों का प्रशासन देखोगे, चोल प्रशासन, क्योंकि विजयनगर के शासन में चोल प्रशासन का आपको बहुत ज्यादा असर दिखाई देगा। चोलों के प्रशासन का प्रभाव रहेगा, होयसल जो राज्य उसके प्रशासन का प्रभाव यहां रहेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि किस तरह से राज्य के प्रशासन को चलाया जाता था चोल के समय में। चोल के यहां ग्रामीण जो है, जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो स्वायत्त थी। कैसी थी? ये बहुत एक यूनिक चीज थी कि ग्रामीण व्यवस्था स्वायत्त थी, ठीक है, चोल शासन का। लेकिन विजयनगर में इस व्यवस्था को बदल दिया गया। इस व्यवस्था को बदल दिया गया, ठीक है। विजयनगर में इस व्यवस्था को बदल दिया गया। क्यों बदला गया? मैं लिखने में थोड़ा सा आप लोग को देख नहीं पाया, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको देख के बताया जाए। देखो, विजयनगर की शासन व्यवस्था में इसको बदल दिया गया। चोल प्रशासन में ग्रामीण जो थे, गांव जो थे, वो स्वायत्त इकाई के रूप में थे। ये एक यूनिक विशेषता थी यहां पे जो चोल प्रशासन में। लेकिन विजयनगर में आप देखोगे कि ये जो यूनिक विशेषता थी गांव की, उसको चेंज कर दिया गया। अब केंद्र ने 12 अधिकारियों का एक ऐसा समूह बनाया जो गांव की व्यवस्था को, गांव के प्रशासन को संभालेंगे, और गांव को एक इकाई बना दिया गया। और जब गांव एक इकाई बन गए तो उस इकाई को संभालने के लिए 12 लोग जो हैं उनको नियुक्त किया गया कि आप जाओ और गांव की व्यवस्था को भी देखो और जो राजस्व हो उसको केंद्र की तरफ भी भेजो। तो एक प्रकार से जो स्वायत्तता थी चोल के समय में, वो स्वायत्तता विजयनगर में समाप्त कर दी गई। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये जो 12 व्यक्ति हैं आयंगार कहलाए। इसी चीज को यहां आपको समझना है कि आयंगार व्यवस्था क्या थी। आयंगार व्यवस्था एक प्रकार से जो गांव हैं उनको भी केंद्र के नजदीक ले आई और गांव की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इन लोगों को आप देखोगे कि ये आयंगार जो है, इनको भी अपनी सेवाओं के बदले भूमि मिलती थी। अपनी सेवाओं के बदले ये लोग भी भूमि रखते थे। तो विजयनगर को अगर आपने समझा तो ये देखा कि यहाँ का प्रशासन कैसा था। यहाँ पर एक तो ये हो गए, ये तो प्रांत में आपको दिखाई दे रहे हैं आयंगार, नायंकार। इसके अलावा प्रांतपति भी होते थे। प्रांतपति कौन होते थे? ये जो राजकुमार होते थे या जो राज परिवार से संबंधित होते थे उनको प्रांतपति कहा जाता था। प्रांतपतियों को अधिकार था सैनिक वाला भी, और जो सिविल अधिकार होता है, असैन्य अधिकार, उनको दोनों था। लेकिन यहाँ
नायंकारों को केवल सैन्य अधिकार था, ये सैन्य सामंत थे। ठीक है, तो यहां ये समझिएगा कि प्रांतपति में और नायंकार में क्या अंतर है। इसके बाद अगर ये आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि प्रशासन, हमने देखा कि विजयनगर का प्रशासन कैसा चल रहा है। ठीक है, अब हमने प्रशासन पे अगर बात कर लिया तो हम बात करेंगे समाज पे। देखिए, समाज पे बात करेंगे, कोई भी चीज पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए इतिहास में, अगर आपने ध्यान से अगर कंपैरेटिव स्टडी किया है, अगर एक ऐसा अध्ययन किया है कि समग्र आप हर चीज को साथ लेकर चल रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर समाज देखो तो समाज मुख्यतः यहाँ पे 3 प्रकार से बटा हुआ है। समाज में 3 वर्ग आपको दिखाई देंगे। पहला वर्ग ब्राह्मण वर्ग। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग आपने उत्तर भारत में भी देखा था, दक्षिण भारत में भी है, ये सर्वोच्च है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना कि ब्राह्मण यहां पे केवल ये नहीं है कि धार्मिक कार्य कर रहा है। ब्राह्मण यहां केवल धार्मिक कार्य ही नहीं, गैर धार्मिक कार्य भी करता है। मतलब सैन्य पदों पर भी है, ठीक है, दंडनायक है, तमाम अधिकारी हैं जो ब्राह्मण हैं, राजा के सहायक हैं, तो ब्राह्मण है सबसे ऊपर। नंबर 2 पे यहां देखोगे क्षत्रिय वर्ग जो उत्तर भारत में आपको दिखाई देता है। क्षत्रिय वर्ग यहां अपसेंट दिखाई देता है, क्षत्रिय वर्ग नहीं है, क्षत्रिय वर्ग नहीं है भाई, अब क्या करें। तो उत्तर भारत के क्षत्रिय अफसोस करेंगे कि क्षत्रिय तो वहां थे ही नहीं, तो नहीं है वहां, उस तरीके की चीजें नहीं दिख रही हैं। तो वहां पर इनके जगह एक वर्ग आपको दिखाई देगा शेट्टी। आपने नाम सुना होगा सुनील शेट्टी का, शिल्पा शेट्टी, शेट्टी या चेट्टी, ये वर्ग है। मतलब यहां पे सेकंड, ये इनको फर्स्ट मान लो, तो यहां सेकंड नहीं है, यहां सीधे थर्ड है। और ये जो शेट्टी और जो चेट्टी लोग हैं, ये लोग व्यापार, छोटे और बड़े व्यापार करते हैं, छोटे और बड़े व्यापार इनका कार्य है। ठीक है, तो एक प्रकार से व्यापारिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये समझ गए। अब इसके बाद समझो कि इनके बाद एक और है जिनको कहा गया बाटवा। भैया बाटवा क्या है? बाटवा वो लोग हैं जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत मूव कर गए थे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत जो लोग चले गए थे और जो वहां व्यापारिक कार्य करते थे, उनको कहा गया बाटवा। और इन बाटवा का संघर्ष चलता था शेट्टी और चेट्टी से। ये संघर्ष के बिंदु थे, क्योंकि ये भी व्यापार करते हैं और वो भी व्यापार करते थे। बाटवा भी व्यापार करते थे और शेट्टी और चेट्टी भी व्यापार करते थे। तो क्या समझ पा रहे हो? तीसरे प्रकार का एक है, यहां पे एक बात और चलती है कि जो एक तो यहां समझना पड़ेगा, तीसरे प्रकार का क्षेत्रीय खंडीकरण की एक अवधारणा यहां चलती थी। क्षेत्रीय खंडीकरण की अवधारणा ये क्या होती थी? यहां पे जो लोग थे विजयनगर में, ये अपने राज्य में अलग थलग रह, मतलब अपने हिस्से में या अपने भौगोलिक इलाके में, अपने भौगोलिक इलाके में अपने आप को अलग रखते थे। मतलब अपने अपने इलाकों में स्वयं को अलग रखते थे। और इसके कारण क्षेत्रीय खंडीकरण में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि दक्षिण भारत में आपको मामा भांजी का विवाह दिखाई देगा, जो विजयनगर में, क्योंकि ये लोग कहीं दूर जाते ही नहीं थे। मामा भांजी का विवाह
दूसरा आप सुनेंगे, आपको आश्चर्य होगा, भाई बहन का विवाह, भाई बहन का विवाह। तो एक प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें चल रही थी। और एक और था यहां पे, वडंगई, वडंगई और इडंगई। ये कौन थे? वडंगई जो थे ये तो कृषि कार्य से जुड़े हुए थे, यहां पे कृषि कार्य। और इडंगई जो थे ये आप देखोगे कि ये दस्तकारी से जुड़े हुए थे। दस्तकारी या शिल्पकार कह सकते हो, छोटे मोटे कार्य करने वाले लोग। ये जो वडंगई थे, इन वडंगई को ब्राह्मण वर्ग का समर्थन था। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग का समर्थन था बेटा। ठीक है, समझने की जरूरत है। इनको ब्राह्मण वर्ग का समर्थन था वडंगई को। और इडंगई जो थे, इनको आप देखो, एक तो शैव धर्म से संबंधित थे और इनके पास कोई भी विशेषाधिकार नहीं था, विशेषाधिकार नहीं। तो इनके बीच में संघर्ष होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये आपको समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमने यहां पे समाज को समझा। तो समाज में आप देखो कि संघर्ष है, ब्राह्मण वर्ग जो है सबसे ऊपर है, क्षत्रिय वर्ग अब्सेंट है, शेट्टी वर्ग नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे आप देखोगे बाडवा जो लोग यहाँ से उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए वो हैं। फिर एक क्षेत्रीय खंडीकरण की अवधारणा है जहाँ पे मामा भांजी का विवाह, भाई बहन का विवाह। और आप देखोगे कि जो यहाँ पे आपका वडंगई और इडंगई के रूप में भी समाज बटा हुआ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या कोई समस्या है? एक बात और बता देते हैं, फिर आज की क्लास छोड़ देंगे। एक चीज और समझ लो, देखो अर्थव्यवस्था अगर समझनी हो किसी भी राज्य की, चाहे विजयनगर की देखो, चाहे दिल्ली सल्तनत में देखो, मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूंगा, मैं एक साथ उठाऊंगा दिल्ली सल्तनत में, तो आप देखोगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश से लेकर रजिया के बाद आप देखोगे कि कैसे बलबन के बाद कैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर आप देखोगे कि किस तरीके से एक व्यवस्था जो है आगे बढ़ती जाती है, लोदी। और उसमें जब लोदी जो है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जब मुगल भारत में आते हैं तो क्या क्या समाज में, किस प्रकार से राज व्यवस्था में, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है। तो एक मैं सीक्वेंस बताऊंगा तो पूरी चीज जुड़ जाएंगे अपने। तो अब देखो अर्थव्यवस्था कैसी है विजयनगर की, समझो। विजयनगर की अर्थव्यवस्था आपने सुना होगा कि अर्थव्यवस्था जो देखी जाती है दो स्तर पे, एक तो आंतरिक व्यापार कैसा है राज्य में, आंतरिक व्यापार कैसा है और बाह्य व्यापार कैसा है। आज भी इसी तरह से देखते हैं, उस समय भी ऐसे ही देखते थे। इसको आप ऐसे कह सकते हो देसी व्यापार जो देश के अंदर होता है, इसको कह सकते हो विदेशी व्यापार, है ना। तो इस समय आपको समझना पड़ेगा कि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में थी। विजयनगर के लोगों की अर्थव्यवस्था इसलिए अच्छी थी क्योंकि राज्य में शांति थी, सुव्यवस्था थी और बहुत जगह के सिक्के भी यहां मिले हैं। जैसे पुर्तगाल का सिक्का कुजेड्रो मिला है, पुर्तगाल का सिक्का कुजेड्रो आपको यहां पे दिखाई देगा। ठीक है, आप देखोगे कि इटली के भी सिक्के यहां पे मिले हैं। तो आपको फ्लोरेंस, इटली का सिक्का यहां पे आपको दिखाई देगा, फ्लोरेंस। ये क्या बता रहा है? ये एक प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं
जो ये समझा रहे हैं कि यहां पर व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। आंतरिक व्यापार में आप देख ही रहे हो कि पूरा व्यापार राज्य में चल रहा था। कई बंदरगाहों से ये अपना व्यापार करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। इधर आप देखोगे कि मध्य एशिया में व्यापार करते थे, अरब संसार से व्यापार करते थे। और इस समय एक चीज और समझना है कि पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं और पुर्तगालियों की इनके व्यापार में बड़ी भूमिका थी। पुर्तगाली इनके व्यापार में बहुत सहयोग करते थे और ये मुख्यतः घोड़ों के व्यापार में पुर्तगाली शामिल रहते थे, घोड़ों के व्यापार में, क्योंकि घोड़े इस समय बहुत महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में जाने जाते थे। तो ये जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें आप देखोगे कि सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं और राजा स्वयं सोने के, चांदी के सिक्के चलवा रहा है। तो अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण का प्रयास हो रहा है। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण क्या होता है भाई? मौद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में सिक्कों को चलाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा व्यापार हो जाता है तो वस्तुओं से नहीं हो सकता। तो वहां पे सिक्कों, वहां पे मौद्रीकरण का प्रयास हो रहा है। कई नगरों का विकास हुआ और कई नगर जब विकसित हुए तो आप देखोगे कि उन्हीं नगरों की आर्थिक समृद्धि से ही विजयनगर में भव्य मंदिर आपको दिखाई देंगे। राज्य कमजोर होगा तो मंदिर भी दिखेगा, राज्य कमजोर होगा तो इमारतें बता देंगे कि राज्य कमजोर है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था प्रेजेंट करती है कि उसके जो स्थापत्य हैं वो कैसे होंगे। तो विजयनगर में चाहे आप विरूपाक्ष मंदिर को देख लो, चाहे रामचंद्र जी का मंदिर देख लो, चाहे वहां पे जो वहां पे 1000 स्तंभों वाला मंदिर उसको देख लो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि विजयनगर के मंदिर स्थापत्य में जो इतनी विविधता है, जो बेसल शैली आपको दिखाई देती है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का बहुत प्रभाव दिखाई देता है और मंदिर बहुत भव्य भव्य बने हैं। बड़े बड़े पत्थरों को काट के मंदिरों को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। मंदिरों में बहुत बड़े बड़े राय गोपुरम मिले हैं। ये क्या होता है राय गोपुरम? जो प्रवेश द्वार होता है ना मंदिर का, उसको कहते हैं राय गोपुरम। दक्षिण भारत में आप जब द्रविड़ शैली को देखोगे तो उसमें गोपुरम दिखाई देता है। गोपुरम क्या होता है? मंदिरों का प्रवेश द्वार। और राय गोपुरम क्या होता है? उससे बड़े बड़े द्वार बनाए गए। तो इस प्रकार से अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें, अगर किसी राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो वहाँ का स्थापत्य अच्छा होगा, वहाँ साहित्य का विकास होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीजें विकसित होती चली जाएंगी। समाज में अभी हम धर्म की बात नहीं बताएं, आगे हमारी जब क्लास होगी तो हम धर्म को आपको बताएंगे कि धर्म कैसा था और फिर हम आपको ये बता देंगे कि वहाँ पे स्थापत्य की क्या स्थिति थी। आज के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग आपसे मिलेंगे और मेरा प्रयास देखिए एक यही है कि आप लोग जैसे भी पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए पढ़ने के तरीके में। मैंने इतनी बातें क्यों बताई, अलग अलग चीज़ों को एक जगह से वहाँ पे उसको बताया कि आपको सिंधु घाटी से थोड़ा सा लिंक मिले, फिर आपको पूरा पाषाण काल ले गया, फिर आपको वहाँ से मौर्य काल पे लाया, फिर यहाँ पर लाया। इस लाने के पीछे एक ये तरीका है कि आप चीज़ों को देखें कि सब लिंक है, कहीं का प्रशासन कुछ अलग नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो इतिहास में, पहले प्रशासन देखो, व्यवस्था कैसी है, प्रशासनिक संरचना, दूसरी चीज वहाँ का समाज देखो, तीसरी चीज वहाँ की अर्थव्यवस्था देखो, चौथी चीज वहाँ की संस्कृति देखो, पांचवी चीज आप वहाँ पे जो कला स्थापत्य है उसे देखो, और अगर कोई वहाँ पे साहित्य सृजन हो रहा है उसे भी देखो। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो ये एक तुलनात्मक विषय है, और इस तुलनात्मक विषय को अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया तो मेरा एक पूरा विश्वास है कि आप इतिहास विषय आपके साथ न्याय करेगा। और इस विषय में ऐसी चीज़ें हैं, अभी तो आपने ये एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया की तो अभी हमने चर्चा नहीं किया। मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को जब आप एक साथ मिक्स करके पढ़ेंगे तो एक ज़बरदस्त अप्रोच बनेगा कि आप किस तरीके से क्या काम करेंगे, ये आपको इतिहास एक बेहतर तरीके से समझाता है। धन्यवाद आज के लिए।